द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली चुनाव के परिणाम आ गए हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली है, यानी सरकार बीजेपी बनेगी दिल्ली में 27 साल बाद। जो बच्चा एक दिन का था जिसने बीजेपी की सरकार देखी थी दिल्ली में, वो अब 27 साल का है। बहुत बड़ी लंबी अवधि के बाद सरकार आई। खैर एनीवे, हमारा उससे कोई ज़्यादा संबंध नहीं है। मेरा सिर्फ इतना सा है कि क्या बाजार पर इस जीत का कोई प्रभाव पड़ेगा, उल्टा या सीधा। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ, दिल्ली की जीत या हार से शेयर बाजार पर तत्काल कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इतना अवश्य है कि जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, या यूँ समझो मोदी जी को कुछ ताकत ज़्यादा मिलेगी, आत्मविश्वास ज़्यादा पैदा होगा, जो पार्लियामेंट चुनाव के समय थोड़ा हिल गया था। क्योंकि 4 चुनाव हुए हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली, उसमें से 3 बीजेपी ने जीते हैं। और यहाँ तक स्थिति है कि मिल्कीपुर सीट, जो कि प्रतिष्ठा की सीट बन गई थी उत्तर प्रदेश में, एक एमएलए की सीट प्रतिष्ठा की सीट बन गई थी, वो सीट बीजेपी को कभी नहीं मिली थी। वो भी बीजेपी ने 83,000 मतों से जीत ली है। तो खैर एनी हाउ, मतलब केंद्र सरकार, कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो सरकार मजबूत हो ताकि बोल्ड डिसीजन ले सके, ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में ले सके अच्छे अच्छे निर्णय। क्योंकि ट्रेड एंड कॉमर्स के निर्णयों के लिए अगर फेवरेट डिसीजन लिए जाते हैं तो दूसरे जो अपोजिट पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो एक इस प्रकार का नैरेटिव बनाने का प्रयास करती हैं कि ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, ये सरकार गरीबों की सरकार नहीं है, ये उनको फायदा पहुंचा रही है। तो इसलिए अगर मजबूत सरकार होगी तो बिना डरे ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में कोई अच्छे निर्णय ले सकेगी। बस हमारा इतना सा संबंध है और वो मजबूती डे बाई डे भारत सरकार को मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिलती चली जा रही मजबूती। अब हम आते हैं कि कल बाजार का क्या होगा। बाजार, मैं समझता हूँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इमीडिएटली। प्रभाव पड़ सकता है अमेरिका की कंडीशंस का। अमेरिका की कंडीशन बिल्कुल साफ नहीं है, अनिश्चितता के वातावरण में है। कभी मतलब ये टैरिफ का डर सबसे ज़्यादा सता रहा है, और ट्रंप साहब ने भारतीय, जो भारत के थे और दूसरे देशों के लोग भी जो गए हुए हैं और वो अवैध रूप से ले रहे हैं, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। भाई निकाल दो, आप उनको उनके देश भेज दो, लेकिन जो व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है वो गलत बात है। अनह्यूमन बिहेवियर नहीं होना चाहिए उनको। आप निकाल दीजिए, उनको देश से भेज दीजिए, चले जाएंगे वो, खत्म किस्सा। बाकी इस प्रकार से जेलों में बंद रखना, भूखे रखना, सड़ा हुआ खाना खिलाना, जो मैं पढ़ रहा हूँ, वो ठीक नहीं है। तो इस वजह से थोड़ी बाजार में अनिश्चितताएं हैं। और अमेरिकन मार्केट में भी फ्राइडे की रात को बाजार गिर गया था, बाजार गिर गया था रात को। इन अनसर्टेनिटीज के कारण ये स्थिति है। तो अब मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि आज हम विचार करेंगे, बाजार में जो भी हो, ये सब चलता रहता है, अफवाहों से जो सेंटिमेंटल जो परिस्थितियां हैं, चाहे डाउनफॉल है चाहे अपवार्ड है, ये ज़्यादा टाइम टिक नहीं पाता है। न्यूज़ बेस्ड या सेंटिमेंटल बेस्ड जो तेजी और मंदी है, वो कोई ज़्यादा टाइम टिक नहीं पाती है। मार्केट को अपनी असली औकात पे आना पड़ता है, हर शेयर को अपनी असली औकात पे आना पड़ता है। स्विगी को था कितना ही खींच दिया, चाहे उन्होंने 650 रुपये ले गए। पेटीएम को कितना ही महंगा आईपीओ लाए चाहे, और फिर खींचा उसको 11,500 ले गए, लेकिन उनको आना पड़ रहा है वापस अपनी औकात पर। तो हर चीज़ को नेचुरल कोर्स में अपनी जगह आके खड़ा होना होगा। थोड़े बहुत टाइम वो धमाल कर सकती है। तो अब आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम किस शेयर पर विचार करेंगे। हम जिस शेयर पर चर्चा करेंगे वो एक डिफेंसिव शेयर का चर्चा, डिफेंस का नहीं, डिफेंसिव। डिफेंसिव में कौन कौन से सेक्टर आते हैं? आईटी सेक्टर डिफेंसिव में आता है, और साहब जो है कि आपके फार्मा उसमें आता है, कॉरपोरेट बैंक भी डिफेंसिव सेक्टर में है, और एफएमसीजी डिफेंसिव सेक्टर में माने जाते हैं। तो आज हम फार्मा सेक्टर के एक शेयर पर विचार करेंगे। उस शेयर का नाम भी आप जानने को आतुर होंगे, वो है जाइडस लाइफ साइंस। जाइडस लाइफ साइंस
जिसका पहले नाम कैडिला था, कैडिला हेल्थ केयर। तो अभी करीब 3-4 कंपनियों के जो 4 लार्ज फार्मा कंपनी उनके रिजल्ट आ चुके हैं, और उनमें सबसे जो बेस्ट रिजल्ट आया है वो जाइडस लाइफ साइंस का है। जाइडस लाइफ साइंस हैज रिपोर्टेड बेस्ट रिजल्ट्स, और इसमें इस कंपनी के पहले हम उस पर विचार कर लेते हैं। ये कंपनी जेनरिक मेडिसिन्स में इंडिया की 4th लार्जेस्ट कंपनी है। फर्स्ट नंबर पे सन फार्मा, देन फिर अरविंदो है, फिर डॉक्टर रेड्डी लैब, एंड देन दिस कंपनीज 4th है, और ये अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है। इसके जो प्रमोटर हैं मिस्टर पंकज पटेल हैं, और जो चेयरमैन भी हैं इस कंपनी के, और पुनीत पटेल उनके जो लड़के हैं वो CEO हैं, एंड दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। दे आर डूइंग ए लॉट ऑफ रिसर्च इन फार्मास्यूटिकल। इन्होंने वैक्सीन भी बनाई थी कोविड के लिए, वो ठीक है लागू नहीं की, सरकार ने उसको अप्लाई नहीं किया, वो एक अलग बात है। बाकी दे प्रिपेयर्ड विद इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पीरियड। और अभी अभी इनकी एक दवा कैंसर की, प्रोस्टेट कैंसर की अप्रूव हुई है US FDA से, जिसका नाम है एंजाल्यूटामाइड। 40 mg का कैप्सूल है। प्राइस तो नहीं दी हुई है, डिस्क्लोज नहीं की अभी। एंजाल्यूटामाइड कैप्सूल 40 mg। रिसेंट ये प्रोस्टेट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए है दवाई, अभी अप्रूव हुई है अक्टूबर में, और इसको लॉन्च कर चुके हैं ये। और ये इससे इस कंपनी के बिजनेस को बहुत बड़ा बूस्टअप मिलेगा। और उन चारों कंपनियों के जो मैंने बताया, चारों कंपनियों में सबसे बेस्ट रिजल्ट्स रिपोर्ट किए हैं। इसकी जो EPS है वो 36% से बढ़ी है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ये हैज इंक्रीज बाय 36%। लेकिन उसमें क्या है कि थोड़ा इस क्वार्टर में इन्होंने ब्याज की अदायगी कम की है। अगर उस ब्याज की अदायगी को एडजस्ट करके देखा जाए तो वो ग्रोथ 27.5% आती है। तो भी 27.5% ईयर ऑन ग्रोथ फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर कोई मामूली बात नहीं है मतलब। और अभी जो कंपनी के फ्यूचर प्रोग्राम्स हैं, कैपेक्स प्लान्स हैं, और जो अप्रूवल्स US FDA से मिली है, जैसे मैंने ये अभी आपको लेटेस्ट बताया कैंसर ड्रग की मेडिसिन, वो बहुत महंगी दवाएं होती हैं, उससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में और सेल के अंदर एक बहुत बड़ा बूस्टअप आने की पूरी संभावनाएं हैं। मैं कोई कंपनी की वकालत नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट वर्किंग लाइक ए सेल्स एजेंट ऑफ द कंपनी, आई एम टेलिंग यू द फैक्चुअल पोजीशन ऑफ द कंपनी। मेरा कोई संबंध नहीं है मतलब। तो अब सवाल ये है कि 4 प्लांट हैं इस कंपनी के देश में, बस वही अहमदाबाद और मतलब गुजरात और महाराष्ट्र में ही हैं इनके प्लांट। और देखिए मैं आपसे बताऊँ कहाँ कहाँ हैं, और भी जगह गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, गोवा में, हिमाचल में, सिक्किम में है। ये करीब इनके 8-10 प्लांट हैं। और इनकी जो दवाएं हैं वो बहुत ही हाईली रेपुटेड मेडिसिन्स हैं। हर तरह की दवाएं बनाते हैं ये, मतलब आप कार्डियो के लिए बनाते हैं, न्यूरो के लिए बनाते हैं, एलर्जी के लिए बनाते हैं, गैस्ट्रो के लिए बनाते हैं, एवरी टाइप ऑफ मेडिसिन तैयार। और मैं इनकी एक गोली ले रहा हूँ रोजाना। आई एम स्लाइट डायबिटिक, आई एम डायबिटिक 2 पे, डायबिटिक 2nd नंबर पेशेंट हूँ मैं। और मेरे थोड़ा डायबिटीज बढ़ने लगी थी, लेकिन मैंने वो जब से गोली लेना चालू किया है, उस गोली के लेने के बाद में शुगर इज फुल्ली अंडर कंट्रोल। आई हैव नो प्रॉब्लम। इतनी शानदार दवाएं हैं, एकमात्र कंपनी है जो ये दवाई बना दी। वो मतलब 450 रुपये की एक स्ट्रिप आती है 10 टैबलेट की, 45 रुपीज़ की एक गोली है वो। तो ये महंगी दवाएं बनाती है, हाईली स्पेशलाइज्ड मेडिसिन हैं इसकी अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज। और मेरे पास भी थे, मैंने भी लास्ट ईयर खरीदे थे। मेरे पास अभी नहीं है ये शेयर, और अभी कोई खरीदने का मेरा विचार भी नहीं है। लेकिन बाजार के लोगों को, इन्वेस्टर्स को गाइडलाइन देना तो आवश्यक है ना, मतलब जिसकी जो इच्छा वो करे, नहीं करे मैं कोई खरीदने की रिकमेंडेशन भी नहीं देता हूँ। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज दोस्तों इस कंपनी के परिणाम पर विचार करते हैं। फार्मा में देखो, दवाई को तो मैं बता भी दूंगा कौन सी दवाई है, क्या है, बता दी एक दवाई जैसे, और उन दवाई के नामों पे उन पे चर्चा करना कोई मायने नहीं रखता है। कंपनी स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ मनी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज। अब आते हैं इसके फिनेंशियल्स पर। इसका मार्केट कैप 1,35,000 करोड़ है, 35 करोड़, 1,35,000 करोड़। प्राइस इसकी प्रेजेंट प्राइस 995 है।
हाई लो 803 से 1324 तक गया है शेयर, अभी गिरा हुआ है, मंदा है ये शेयर। प्राइस अर्निंग रेशियो 22.1 है, बुक वैल्यू 217 रुपये है, डिविडेंड यील्ड 0.30% है, ROC 22.3% है, ROE 20.7% है और फेस वैल्यू 1 रुपये है। जहाँ तक इसके पी रेशो का सवाल है, डेड मतलब डेड चीप है, मतलब डैम चीप कह सकते हो आप इसको, डैम चीप कह दीजिए। 22 का पी रेशो फार्मास्यूटिकल कंपनी जो एक्सपोर्ट कर रही है और जिसमें 36% की ग्रोथ आई है, वो बहुत कम है, मतलब वेरी चीप कंपनी। कचरा बिकता है 50, 60, 70 रुपये में। तो स्मॉल कैप के छोटे छोटे शेयर जिनका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, कब माल बेच के चले जाए, तो ये तो शानदार कंपनी है। 22 की 22 से क्या जाएगा। रिस्क तो हमेशा है, शेयर में रिस्क हमेशा रहेगी। नो रिस्क कैन नॉट बी डिनाइड। शेयर मार्केट में इफ़ यू कैन नॉट टेक द रिस्क यू कैन नॉट अर्न। और उन लोगों को शेयर बाजार में आना भी नहीं चाहिए जो रिस्क बियरिंग कैपेसिटी नहीं रखते हैं। अब मैं आपसे बता रहा हूँ इसके 5 साल में कंपनी ने क्या दिया। 5 साल पहले इस कंपनी का भाव 250 रुपये आ गया था, जो अभी 994 है, तो उस हिसाब से भी 4 गुना हो जाता है। और अगर इसकी जो हाई प्राइस है 1324, उस हिसाब से लगाते हैं तो 5 गुना से भी ज़्यादा हो जाता है। तो कंपनी कहीं ठीक है, बीच में कोई डिप आ भी गई शेयर के अंदर, कोई गिर भी गया किसी कारण से, तो ये संभल जाते हैं, शायद 2, 4, 6 महीने बाद, साल भर बाद संभल जाते हैं। इन शेयर्स में मीडियम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को कोई लॉस नहीं जाता है। मैंने कई बार काम किया लेकिन मुझे कभी लॉस नहीं गया है। क्वार्टरली रिजल्ट्स, हम इसमें 3 क्वार्टर्स को कंपेयर करेंगे, जिसमें ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर का कंपैरिजन हो जाता है। दिसंबर 23, सितंबर 24 और दिसंबर 24 ये 3 क्वार्टर्स हैं। सेल 4505 करोड़ की सेल थी दिसंबर 23 में, सितंबर 24 में 5237 करोड़ की सेल और दिसंबर 24 में 5269 करोड़ की सेल। तो सेल में कंटिन्यूस राइज है, 14% का सेल में राइज आया है इस क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर। अब आप चलिए इसका, अब चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिसंबर 23 में 24% थी, सितंबर में 28% आए और दिसंबर 24 में 26% है। उसका कारण क्या है कि सितंबर क्वार्टर जो है ना, वो एक सीजनल क्वार्टर होता है। दवा कंपनियों के लिए दवाई ज़्यादा बिकती है, बीमारी ज़्यादा फैलती है, तो उस कारण कुछ ऐसी दवाएं होंगी जो कि हाई प्रॉफिटेबल दवाएं होंगी, इसके कारण। अदरवाइज कोई कमी नहीं है, कंपनी में कोई खराबी नहीं है। वैसे तो प्रॉफिट बढ़ के आया ये ईयर ऑन ईयर 36%, आप 27.5% मानिए बढ़त इसको, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट टू लेसर पेमेंट ऑफ टैक्स, इनकम टैक्स। नेट प्रॉफिट है नहीं, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सेल नेट प्रॉफिट अर्निंग, नेट EPS आई है इसकी 7.80 है दिसंबर 23 के क्वार्टर में। सितंबर 24 में ये 9.06 हुई और दिसंबर 24 में ये 10.17 हुई है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे बात करते हैं हम। ये देखिए आप FY 19, FY 23 और TTM, इन 3 साल को कंपेयर करेंगे, इसमें 5 साल की कंप्लीट हिस्ट्री आ जाती है, ग्रोथ आ जाती है। तो FY 19 में सेल थी 13,166 करोड़ रुपए, FY 23 में ये सेल हुई 17,237 करोड़ रुपए की और TTM में हो गई 22,247 करोड़ की सेल। इस हिसाब से दोस्तों सेल 1.5 गुना हो गई है, करीब मोर देन 1.5 गुना, 1.5 गुना से भी ज़्यादा हो गई है। मार्जिन 23% थे FY 19 में, 28% आए फिर FY 23 में और TTM में 30% मार्जिन है। मार्जिन बढ़ रहा है, सेल बढ़ रही है। नेट प्रॉफिट 1899 करोड़ था 2019 में, FY 23 में 2092 करोड़ रुपए हुआ और वो TTM में बढ़कर 4675 करोड़। कंपनी रोबस्ट ग्रोथ दे रही है। एक साल के अंदर, 1.25 साल का पीरियड मान लीजिए, 1.5 साल के अंदर प्रॉफिट डबल से भी ज़्यादा हो गया इसका। अर्निंग पर शेयर 11.49 थी 2019 में, FY 23 में 19.37 आई और TTM में बढ़कर के 45.09 हुए। तो वंडरफुल अचीवमेंट है ये। मतलब मैं वही कंपनियां ढूंढ के बताता हूँ जिनके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब
परिणाम आए हैं और ये भी बहुत आवश्यक है, आने की संभावना भी होनी चाहिए। अच्छा, अब आप कंपाउंडिंग बताता हूँ मैं आपको उसको, सेल में, प्रॉफिट में और शेयर की प्राइसेस में। 10 साल, 5 साल, 3 साल और टीटीएम। सेल में बढ़त आई है 10% की, 10% का CAGR है, और 5 साल में 8% है, और 3 साल में 11% है, और टीटीएम में 17% है। तो ये जो ग्रोथ आ रही है सेल में, ये फार्मा कंपनियों में इतनी आती है। कारण क्या है कि जो पुरानी दवाएं हैं ना, वो आउटडेट होती चली जाती है, नई नई दवाएं उनका स्थान लेती चली जाती हैं, इसलिए एग्जॉर्बिटेंट ग्रोथ नहीं आती है, प्रॉफिट में ग्रोथ आती है। नई दवा पे प्रॉफिट ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें प्राइसिंग पावर ज़्यादा है। कुछ मोनोपोली होती है, कुछ नई दवाई आती है, महंगी बिकती है, उन पे ये पोजीशन है ना। अब आप देखिए, प्रॉफिट की बताता हूँ आपको। 10 साल में 17% का CAGR है, 5 साल में 17% है, और 3 साल में 18% है, और टीटीएम में 39% है। तो प्रॉफिट का CAGR बढ़ता ही चला जा रहा है इसका, यानी मार्जिन बढ़ रहे हैं क्यों कंपनी के। अच्छा, अब आप बताता हूँ इक्विटी प्राइसेस। 10 साल में 12% का CAGR है, 5 साल में 39% CAGR है, 3 साल में 35% है, और इस साल में 23% है, क्योंकि इस समय शेयर की प्राइसेस गिरी हुई है। लेकिन शेयर की प्राइसेस गिरने का मतलब ये मत मान लीजिए कि शेयर खराब हो गया। ये मार्केट में ये ट्रेडिंग अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। मतलब इक्विटी 101 करोड़ की है, रिजर्व 21,721 करोड़ रुपए के हैं, बड़े बम्पर रिजर्व हैं भाई। 215 रुपए की मतलब बुक वैल्यू है ना, इसीलिए। तो बोरोविंग 190 करोड़ रुपए, यूँ मानिए कुछ भी नहीं है डेट इस पर। खुद का पैसा ही बहुत है। कंपनी कमा रही है 4600-4700 करोड़ रुपए साल की कमा रही, कोई जरूरत नहीं है इनको। अदर लाइबिलिटी 9431 करोड़ रुपए की है, फिक्स असेट 14,304 करोड़ रुपए की है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 1,051 करोड़, यानी 150 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अंडर एग्जीक्यूशन अभी, जिन पे 150 करोड़ रुपए लगा चुके हैं। और कैश इनफ्लो की बात करता हूँ, वर्किंग कैपिटल डेज 103 डेज हैं। दिस इज इक्वलेंट टू दी अदर फार्मा कंपनीज। फार्मा इंडस्ट्री का जो वर्किंग कैपिटल डेज हैं वो 103 के आसपास ही हैं सबके। मतलब अब कैश फ्लो की बात करते हैं। इन्होंने 3228 करोड़ रुपए का कैश जनरेट किया है, मतलब एक साल में, FY24 में। और अभी ये 1492 रुपया इन्होंने इन्वेस्टमेंट पे खर्च किया, और 1810 करोड़ रुपया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पे खर्च हुआ है। उसके बावजूद भी -75 करोड़ का ही इनका कैश फ्लो रहा है। मतलब बाकी फ्री कैश फ्लो तो 3228 करोड़ था, तो मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत रिच कंपनी है, साउंड कंपनी है। अच्छा, पब्लिक होल्डिंग, मतलब इसकी जो शेयर होल्डिंग बताता हूँ। मैनेजमेंट के पास 74.98% है, FIs के पास 7.53 है, DIs के पास 10.61 है, गवर्नमेंट के पास 0.05% है, और पब्लिक के पास 6.85% है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 3,65,365 है, यानी पब्लिक के पास बहुत कम है, 6.85। कोई सेलिंग आने का खतरा कुछ भी नहीं है इसमें। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंस से ये स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। मेरी कोई परचेज की या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। खरीद फरोख्त आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके करें। दैट्स ऑल दोस्तों। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।